हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद और आज का सेशन हम लोग प्राइमरीली लेकर आए हैं उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होके अपने पोटेंशियल, अपनी परफॉर्मेंस को तो शो कर दिया है, बट अभी भी उनकी लाइफ में एक और चैलेंज बाकी है और वो चैलेंज है उनके कॉलेज सिलेक्शन का, जिसका रास्ता होकर गुजरता है सीयूईटी से। तो सीयूईटी 2022 में पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया एज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप 175 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। और हम लोग स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम को, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एज अ डोमेन फॉर क्लैरिफाइंग योर सीयूईटी एग्जामिनेशन, जहां पर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करके ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हो उन सभी कोर्सेज में जहां पर भी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट हैं। 2024 तक क्या होता था कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लास 12th के सिलेबस से अलाइन करता था, विच मींस जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स आपने क्लास 12th में पढ़े इकोनॉमिक्स में, वही सेम चैप्टर्स, वही सेम टॉपिक थोड़े बहुत इफ एंड बट्स के साथ में सीयूईटी एग्जामिनेशन में आ जाते थे। बट 2025 में एनटीए ने करा एक मेजर चेंज, पैटर्न को चेंज करके बना दिया सीबीटी मोड में, और इकोनॉमिक्स के सिलेबस में करा एक बहुत बड़ा चेंज। और वो चेंज क्या हुआ? वो चेंज ये हुआ कि क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरे तरीके से सीयूईटी एनटीए एग्जामिनेशन का पार्ट बना दिया गया। अब जो बच्चे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़कर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स को पास करके आगे तो आ गए, उनके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि उन्होंने क्लास 11th में पढ़ी थी, तो ये उनके लिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग हमारी सीयूईटी सीरीज में माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग उठाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि इसको पढ़े हुए बहुत सारे बच्चों को नियर अबाउट 1 साल से ज्यादा हो चुका है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है चैप्टर वाइज या फिर हम सिलेबस की बात करें, ये 99.99% आपके सीबीएसई क्लास 11th के सिलेबस से मैच करता है। तो हम लोग उसी ऑर्डर में, उसी पैटर्न में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। आज का ये जो सेशन रहने वाला है, ये आपका एक डेमो सेशन हो सकता है, आपका इंट्रोडक्टरी क्लास हो सकता है, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए जो माइक्रो लेवल का हमें पोटेंशियल चाहिए, हमें कवरेज चाहिए, हमें सिलेबस चाहिए, वो आपको समझ में आए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 सीयूईटी टारगेट करते हुए शुरू करें, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ द एनीथिंग, लाइक हम कुछ भी कंसेप्ट को यहां पर पढ़े, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इसके अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिए हैं। इकोनॉमिक्स को कई बार लोगों ने रिलेटेड टू फाइनेंस कहा, इकोनॉमिक्स को कई बार रिलेटेड टू लाइवलीहुड कहा, इकोनॉमिक्स को कई बार रिलेटेड टू रिसोर्सेस कहा। तो हम उन डेफिनेशंस में से सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेगमेंट को कवर करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। यानी कि सिर्फ उतनी ही बातें होंगी यहां पर जो सीयूईटी एग्जामिनेशन के हिसाब से रेलेवेंट है। टेक्स्ट बुक में क्लास 11th में क्या दिया था, क्या नहीं दिया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना। तो चैप्टर नंबर 1 की हमारी जो शुरुआत होगी, दैट विल स्टार्ट विद द टॉपिक इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स होता क्या है और कैसे काम करता है। तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो कि आपके बोर्ड पे या स्क्रीन पे एक डेफिनेशन रिप्रेजेंट हो रही है। मैं इसी से इकोनॉमिक्स की शुरुआत करूंगा। द डेफिनेशन इज द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव करा गया है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी सर? वो लैंग्वेज थी ग्रीक लैंग्वेज, जहां से इकोनॉमिक्स वर्ड को डिराइव करा। और पहला वर्ड क्या था? द पहला वर्ड इज ओक्यो। द पहला वर्ड इज ओक्यो। ओक्यो का मतलब होता है हाउस, घर। आपका घर, मेरा घर, मिस्टर एक्स का घर, मोदी जी का घर, वाई का घर। जब भी हम लोग घर की बात करते हैं तो ग्रीक लैंग्वेज में ओक्यो बोला गया है, अ हाउस, एक घर। एंड द सेकेंड वर्ड इज नोमोस। नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। यानी कि अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को जनरल लैंग्वेज के बेसिस पे समझने की कोशिश करूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस
और मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड। आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करते हैं, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। और घर को मैनेज करने का मतलब यह नहीं है कि आप घर में सामान को कहां पर रखते हैं, कैसे रखते हैं। घर को मैनेज करने का मतलब है कि जो पैसे आप कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं, जो पैसे आप कमाते हैं उसे खर्च कैसे करते हैं। हिंदी में कहा जाए तो घर चलाने को हम लोग इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज नोन एज इकोनॉमिक्स। अब इसको अगर हम डिफाइन करें, द वर्ड इकोनॉमिक्स वॉज यूज टू मीन होम मैनेजमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स वर्ड को कहा गया होम मैनेजमेंट, घर को मैनेज करना, विद लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। यानी कि अपने घर को ऐसे चलाइए कि आपके पास जो भी पैसे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनमें सबसे बेस्ट तरीके से चला पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिस्टर एक्स हूं, मैं 10,000 रुपए पर मंथ कमाता हूं, तो मैं अपने 10,000 रुपए में अपने घर को सबसे बेहतर तरीके से कैसे चला सकता हूं, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं कहता हूं मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा है, विच मीन्स व्हाट, मैं अपने हाउस होल्ड को अच्छे से मैनेज कर पाता हूं, जितने रिसोर्सेज मेरे पास होते हैं उन सभी रिसोर्सेज की मदद से। आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है, दैट मींस आप अपने मैनेजमेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास है। ठीक है, तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स का मतलब आपको क्लियर होगा, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, अपने हाउस होल्ड को मैनेज करना उन रिसोर्सेज की मदद से जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है ना। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक माइक्रो है और दूसरा है मैक्रो। अब ये कब डिवाइड हुआ, इसको डिवाइड करा गया 1933 में प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्ट ने। एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने 1930 के बाद, यानी कि जब एक ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड पड़ा गया, 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद 1933 में प्रोफेसर रैगनर ने इकोनॉमिक्स के दो हिस्से कर दिए। उन्होंने कहा इट इज वेरी इजी टू स्टडी द इकोनॉमिक्स व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड कर दें तो उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बना दिया, एक बना दिया माइक्रो और दूसरा बना दिया मैक्रो। और ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों ही वर्ड ग्रीक वर्ड्स हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज में यूज करा गया वर्ड है और माइक्रो और मैक्रो भी ग्रीक लैंग्वेज में यूज करे गए वर्ड्स है। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इकोनॉमिक्स माइक्रो या मैक्रो को कौन सी लैंग्वेज से डिराइव करा गया है, तो द लैंग्वेज इज ग्रीक, उनको ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। अब ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रो का मतलब क्या होता है सर? ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है वेरी लार्ज। ठीक है सर, तो माइक्रो का मतलब हो गया वेरी स्मॉल छोटा और मैक्रो का मतलब हो गया वेरी लार्ज बड़ा। ये तो टर्म के मीनिंग्स हो गए। अब इसको इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर आप किसी भी एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर आप किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो ना। अब सबसे पहली बात, जब मैं यहां पे इंडिविजुअल वर्ड लिखूंगा तो कई बार लोगों को लगेगा इंडिविजुअल का मतलब एक ह्यूमन बीइंग से है। फॉर एग्जाम्पल मी, मेरे बारे में है, आप आपके बारे में है, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का मतलब हो सकता है अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि राम, श्याम, गीता, महेश, इनके बारे में बात हो सकती है। अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड या फिर बिरला लिमिटेड, इनके बारे में बात हो सकती है। या फिर एन इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, इनके बारे में बात हो सकती है। तो व्हेन आई से एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ एक अकेले ह्यूमन बीइंग से नहीं है बच्चे। इंडिविजुअल का मतलब है अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन और एन इंडस्ट्री। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का मतलब अगर किसी एक पर्सन की प्रॉब्लम है तो भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा, एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है तो भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है तो भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। इस तरह की ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना गया।
अब सवाल ये उठता है, ये प्रॉब्लम्स कौन सी हैं सर? व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम है क्या? तो लाइए सबसे पहली प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। मैं मार्केट में गया, मेरे पास 100 रुपए थे और मेरे पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन, मैं अपने लिए एक रजिस्टर खरीदूं जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है अपने एग्जाम के लिए। दूसरा ऑप्शन कि मुझे लगी है भूख, तो मुझे खाने हैं मोमोज, तो मैं 100 रुपए के मोमोज खा सकता हूं। अब मेरे पास प्रॉब्लम आ गया, आई हैव अ प्रॉब्लम कि भाई पैसे तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं, मुझे रजिस्टर भी खरीदना है, मुझे मोमोज भी खाने हैं, कैसे मुमकिन होगा ये? क्योंकि 100 रुपीज में या तो मैं एक अच्छा रजिस्टर ले सकता हूं जिसमें मेरे सारे नोट्स बन जाएंगे, और या फिर मैं 100 रुपीज में एक अच्छे मोमोज खा सकता हूं जिससे मेरा पेट भर जाएगा। अब कई बच्चे सजेस्ट करेंगे सर थोड़े मोमोज खा लो और छोटा रजिस्टर ले लो, वो भी कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम है ना सर, कितना छोटा रजिस्टर लूं, कितने कम मोमोज खाऊं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब इमेजिन करते हैं लाइक आप एक स्टूडेंट हो, आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है सर? कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा बेटर सर्विसेज कैसे मिलेंगी, यानी कि सस्ते से सस्ता एजुकेशन कैसे मिलेगा, ये आपको सोचना पड़ता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम बन गई। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे यहां एक वर्कर काम करता है, उसको सैलरी देनी है, कितनी देनी है, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या फिर किसी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सम अप कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जहां पर आप और हम मिलकर किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम यह हो सकती है कि किसी लेबर को वेजेस कितने देने चाहिए, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मुझे अपने पास 100 रुपए जो पड़े हैं उनको कैसे खर्च करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके ब्रॉडर कंसेप्ट की, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो पूरी की पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। अब इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स है सर? लेट्स सपोज इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया का इस समय जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज पॉवर्टी। ठीक है, हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? गरीबी बहुत ज्यादा है। और गरीबी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कम है या फिर पर कैपिटा इनकम कम है। तो ये पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें हम पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं। या फिर अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट्स, हमारी कंट्री में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कंट्री में कितना हुआ, ये मेरा और आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम किसका है? पूरी की पूरी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम किसी भी इकोनॉमी यानी कि पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं जो मास लेवल पे डिस्कस हो सकती हैं, जो बड़े लेवल पे डिस्कस होती हैं, जिसके लिए पूरी पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल हो जाती है या जिसका इंपैक्ट पूरी पॉपुलेशन पे पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। तो नटशेल में वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री या पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। ये हमारा एक नैरो एस्पेक्ट है और ये हमारा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, और उन डिफरेंसेस को समझने के लिए हम लोग यहां पर एक छोटी सी समरी देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। Microeconomics is that part of economics theory which studies the behavior of an individual units of an economy. Behavior का मतलब कैसे कोई इंडिविजुअल यूनिट रिएक्ट करता है। मार्केट में प्राइस बढ़ गए, अब मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? ज्यादा गुड्स खरीदूंगा, कम गुड्स खरीदूंगा, ये मेरा बिहेवियर है। तो ये कहां पर पढ़ा जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of the aggregates of an economy as a whole. Aggregates का मतलब क्या होता है? सम टोटल। जैसे
हम लोग ये देखते हैं कि कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कंट्री में सेविंग्स बढ़ेंगी तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है। ठीक, नाउ सेकंड, टूल्स ऑफ एनालिसिस, मतलब हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिमांड और सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि भाई ये डिसीजन ऐसे लेना है, या फिर प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए, या फिर इतने पैसे लेबर को मिलने चाहिए। ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। बट जब कंट्री के प्रॉब्लम्स को स्टडी करा जाता है तो किसको बेस बनाया जाता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, इन जनरल अभी मैं आपको बता देता हूं। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। एग्रीगेट इज सम टोटल। बाकी हम लोग डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे। इनिशियल लेवल पे आप समझ सकते हो पूरी कंट्री की डिमांड, पूरी कंट्री की सप्लाई, द सम टोटल ऑफ डिमांड, द सम टोटल ऑफ सप्लाई, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो ये टूल्स हो गए। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, क्यों पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकने जा रहा है उसका प्राइस कितना होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता चलता है? अरे सिंपल है ना, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ा देंगे, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम कर देंगे। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन कैसे करा जाता है ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। और मैक्रो में इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। पूरे देश की इनकम कितनी है, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, ये बातें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं या उसका रिजल्ट होता है। नाउ अजम्पशंस, अजम्पशन मतलब क्या चीजें कांस्टेंट मानेंगे। पढ़ने से पहले कुछ चीजों को कांस्टेंट माना जाता है, क्या होंगी वो चीजें? इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। यानी कि जब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं मोमोज ज्यादा खाऊंगा या रजिस्टर ज्यादा खरीदूंगा, तो उस समय मैं पूरी इकोनॉमी की सारी चीजों को कांस्टेंट मान रहा हूं। मतलब मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशन नहीं है, मैं कह रहा हूं पॉवर्टी नहीं है, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं सेविंग्स नहीं है, दैट मींस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो क्या कह रहे हैं? इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, मतलब नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग सब कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए सर। एंड इट एज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। उल्टा हो गया, यहां पे कह रहे थे कि अगर माइक्रो पढ़ोगे तो मैक्रो को कांस्टेंट मान लेना, और मैक्रो पढ़ोगे तो माइक्रो को कांस्टेंट मान लेना, क्योंकि अगर एक भी चीज में चेंज आया तो दूसरी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। नाउ एट लास्ट अदर नेम। माइक्रो को क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। और मैक्रो को क्या कहा जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हो और इसके बेसिस पे अपने एमसीक्यूज को आंसर्स दे सकते हो। ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, कांस्टेंट फैक्टर्स क्या है, एम क्या है, टूल्स क्या है और डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा समझ में आता होगा ना। आगे बात करते हैं। इसके अलावा दो और तरह की इकोनॉमिक्स हमारे पास है, एक है पॉजिटिव और दूसरी है नॉर्मेटिव। आमतौर पे हम इसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं तो अलग से एक हेड बना देते हैं, बट क्योंकि हम लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी में ये हमारे लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है, एक एमसीक्यू में ये हमको हेल्प कर सकता है। अब समझते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये जो मैंने वर्ड यहां पे स्टेट करा ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है कि कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यानी कि मैं पॉपुलेशन के बारे में जब पढ़ रहा हूं तो मैं उसमें अपनी तरफ से अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं जैसी पॉपुलेशन है मैं उसको वैसा ही बता रहा हूं। तो व्हेन आई से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का ऐसा ब्रांच वेयर वी स्टडी द थिंग्स एज दे आर, वेयर वी स्टडी द थिंग्स एज दे आर। यानी कि अगर हम चीजों को वैसे ही पढ़ें जैसी वो एक्चुअल में है तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, राम एक पुअर पर्सन हो सकता है, घनश्याम की इनकम 10 लाख से कम है, मार्केट में ट्रैफिक जैम है, लोगों के पास पैसे नहीं है, दिवाली पे लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा खरीदते हैं। ये सारी चीजें वो हैं जिनको हम वैसे पढ़ रहे हैं जैसी वो एक्चुअल में है, द थिंग्स एज दे
आर जैसी चीजें हैं, अगर हम उनको वैसा ही पढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि हम चीजों को वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसी वो एक्चुअल में हैं, इट मींस ये किस पे बेस्ड हैं? या तो फैक्ट्स पे बेस्ड हैं या फिर फिगर्स पे बेस्ड हैं। यानी कि जब मैंने आपसे कहा कि बॉस कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है। आप गूगल पे जाओ, टाइप करो, आपको मिल जाएगा कि कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़ या नियर अबाउट है। तो ये क्या है? ये फैक्ट है। और फैक्ट है, इट मींस इट कैन बी वेरीफाइड। आप इसको जब चाहो तब वेरीफाई कर सकते हो, आप जब चाहो इसको प्रूव कर सकते हो कि भैया ऐसा है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या हो गया? इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच हो गया जहां पर आप चीजों को वैसे पढ़ते हो जैसी वो एक्चुअल में है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती हैं और इनको आप जब चाहो तब वेरीफाई कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच होता है, उनको हम ऐसे पढ़ते हैं जैसा उन्हें होना चाहिए, एज दे शुड बी। लाइक टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कंट्री में इनकम टैक्स बहुत कम होना चाहिए, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, नेशनल इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए एज दे शुड बी। तो अगर हम चीजों को वैसे पढ़ते हैं जैसा उन्हें होना चाहिए तो इसे कहा जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और अगर हम चीजों को वैसे पढ़ते हैं जैसी वो एक्चुअली में है तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब मैंने कहा इन्हें ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा, तो इट मींस ये किस पे बेस्ड हो गया बेटा जी? ये बेस्ड हो गया ओपिनियंस पे। मेरे ओपिनियंस हैं कि ऐसा होना चाहिए, मेरा ओपिनियन है कि ऐसा कर दो। अरे गवर्नमेंट करे ना करे उससे हमारा कंसर्न नहीं है ना, ये तो मेरा ओपिनियन है। और मेरा ओपिनियन क्या है? जो बार बार बदलता है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। दैट मींस ओपिनियन पे बेस्ड होने की वजह से आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम चीजों को वेरीफाई कर पा रहे थे क्योंकि वो फैक्ट्स पे बेस्ड थी, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ओपिनियन पे बेस्ड है। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स का रेट गिर जाना चाहिए, मेरा ओपिनियन है, कल सुबह मेरा ओपिनियन बदल सकता है, कल शाम को मेरा ओपिनियन बदल सकता है। तो यानी कि ओपिनियन पे बेस्ड होने की वजह से इसको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, बट फैक्ट्स पे बेस्ड होने की वजह से इसको वेरीफाई करना 100% पॉसिबल है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का ये एक डिफरेंस आपका है। और ज्यादातर केसेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीयूईटी एग्जामिनेशन में इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा और आपको बताना होगा कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? आगे बात कर सकते हैं, चलिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाती है बात रिसोर्सेस के बारे में। अब ये रिसोर्सेस क्या होते हैं? देखो बच्चे, क्लास 10th में आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी और ज्योग्राफी में पहली बार अच्छे से रिसोर्सेस पढ़ा होगा। उसके बाद 11th में जब किसी टीचर ने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया होगा तो उन्होंने फिर से आपको रिसोर्सेस बताया होगा। तो रिसोर्सेस की डेफिनेशन वही है जो बचपन से पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं आया। क्या है? एनीथिंग विच सैटिस्फाइज द ह्यूमन वांट। कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करती है उसको हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये माइक मेरी वांट को सैटिस्फाई कर रहा है, रिसोर्स है। ये वॉच मेरी वांट को सैटिस्फाई कर रही है, रिसोर्स है। मेरे पास एक कार है जो मेरी वांट को सैटिस्फाई कर रहा है, रिसोर्स है। मेरे पास वाटर है जिसे मैं पीता हूं, मेरी वांट को सैटिस्फाई कर रहा है, रिसोर्स है। तो जनरली जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो रिसोर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है बॉस, एनीथिंग, कुछ भी जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे एनवायरमेंट में है, जो तुम्हारी सराउंडिंग में है, जिससे तुम ले सकते हो, देख सकते हो, यूज कर सकते हो। एवरीथिंग जो तुम्हारी वांट्स को सैटिस्फाई कर दे वो तुम्हारे लिए एक रिसोर्स माना जाएगा। अब वो रिसोर्स जब होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया रिसोर्स के कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं। और वो फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर ये है दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये बात तो सच है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब मैं लिमिटेड की बात करता हूं इट मींस आई एम टॉकिंग दैट द रिसोर्सेज आर स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब क्या हो गया? स्कैर्स का मतलब कम नहीं होता। लाइक कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं कि लिमिटेड का मतलब सर कम है। अब अंबानी जी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इनके पास मतलब रिसोर्सेज कम है? नहीं, पैसे तो बहुत है, एसेट्स भी बहुत सारे हैं, चीजें भी बहुत सारी हैं। कम कैसे हैं? कम ऐसे हैं कि व्हेन आई से दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसका मतलब जो आपकी वांट्स हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, उनके कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक मर्सिडीज खरीदनी है बट आई एम हैविंग लेस रिसोर्सेज,
मतलब मेरी जो डिजायर है उसके कंपैरिजन में मेरे पास रिसोर्सेस कम है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेगर हो, उसको एक साइकिल खरीदनी हो, तो उसके हिसाब से मेरे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं क्योंकि मैं मल्टीपल साइकिल्स खरीद सकता हूं। तो टेक्निकली देखा जाए तो बेगर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास रिसोर्सेज काफी हैं, अबंडेंस में है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्कैर्स हैं। स्कैर्स का मतलब जो मेरी वांट्स हैं, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी जरूरतें हैं, उनके कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि रिसोर्सेज का पहला फीचर है कि वो लिमिटेड होते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है सर कि रिसोर्सेज कम है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी वांट्स हैं उनके कंपैरिजन में कम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, जिन्हें हम कहते हैं स्कार्स हैं रिसोर्स। ठीक है, जैसे अंबानी जी की वांट क्या, एक आइलैंड खरीदना है और उनको लग रहा है 10,000 करोड़ का आइलैंड है, अभी एक्स्ट्रा नहीं बढ़े, तो 10,000 करोड़ इज का ह्यूज अमाउंट। तुम्हें लगेगा कम कैसे हो सकते हैं? उनके लिए कम है ना, क्योंकि उनकी वांट, उनकी डिजायर उसके अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ी है। सिमिलरली जो रिसोर्सेज होते हैं दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज का जो यूज होता है ऑल्टरनेटिव होता है। एग्जांपल, आप मार्केट गए, आपने एक पार्कर पेन खरीदा, 500 रुपए का एक पार्कर पेन खरीदा। अब इसके दो यूजेस हो सकते हैं। पहला, आप इस पेन को यूज कर सकते हो एज अ राइटिंग मटेरियल। आप अपने नोट्स बनाओ, पार्कर पेन से लिखो, अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छी कॉपी बनेगी। या फिर आप इस पेन को एज अ गिफ्ट किसी को दे दो। गिफ्ट भी तो आप कर सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गया। आपके पास 100 रुपीज हैं, आप या तो उसे यूज कर सकते हो, समोसा खा लो जाके मार्केट में समोसे, और या फिर आप उसे सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए, एफडी करा दो बैंक में। जैसे बैंक इतनी छोटी अमाउंट की एफडी करेगा नहीं, बट स्टिल दैट मींस रिसोर्सेज के जो यूजेस होते हैं वो ऑल्टरनेटिव होते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब एक ही रिसोर्स एक से ज्यादा जगह पर यूज करा जा सकता है, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसका मतलब हमारी जो वांट्स होती हैं उनके कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो ये दो रिसोर्सेज के फीचर्स होते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, तो कौन से दो फीचर्स हैं रिसोर्सेज के? पहला, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, और दूसरा, हमारे रिसोर्सेज के यूजेस ऑल्टरनेटिव है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है ह्यूमन वांट्स, इंसान की जरूरतें, हमारी और आपकी इच्छाएं या डिजायर्स। तो व्हेन आई से वांट्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजायर्स, आपकी और हमारी डिजायर्स, इच्छाएं। तो एज यूजुअल हमारी इच्छाएं कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड मतलब कभी नहीं खत्म होंगी? नहीं। अनलिमिटेड का मतलब होता है जैसे ही एक वांट खत्म होती है एक नई वांट अराइज हो जाती है। लाइक मैंने कहा आज मुझे एज अ कार एक फॉर्च्यूनर चाहिए, तो ये मेरी वांट है। आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी वांट है फॉर्च्यूनर खरीदने की। अब जैसे ही मेरी ये वांट फुलफिल हो जाएगी, यानी कि जैसे ही मेरे पास फॉर्च्यूनर कार आ जाएगी, मेरी एक और वांट अराइज हो जाएगी, आई वांट अ मर्सिडीज। अब मुझे मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज भी आ गई, एक और वांट सेटिस्फाई हो गई, नाउ आई वांट अ बंगलो। बंगलो भी आ गया, नाउ आई वांट एन आइलैंड। यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, जो कभी खत्म नहीं होती, कभी फिनिश नहीं होती, वो डिजायर्स हैं। विच मींस हमारी डिजायर्स अनलिमिटेड हैं। इसका मतलब हर वांट सेटिस्फाई हो जाती है। एवरी वांट कैन बी सेटिस्फाइड विद द यूज ऑफ द रिसोर्सेज, बट जैसे ही एक वांट सेटिस्फाइड हो जाती है, एक नई वांट अराइज हो जाती है, अनदर वांट क्रॉप्स अप। एक नई इच्छा अराइज हो जाती है कि यार पहले के कंपैरिजन में अब हमको एक और चीज चाहिए, वी वांट वन मोर थिंग फ्रॉम द मार्केट। समझ में आ रही है बात कि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं, डिजायर्स, ड्रीम्स सब पूरे होते हैं, लेकिन जैसे ही एक डिजायर पूरी होती है दूसरी डिजायर अराइज हो जाती है। अपना एग्जांपल ले लो, 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए, एक इच्छा थी कि बोर्ड एग्जाम्स अच्छे हो जाएं, अच्छे हो गए। अब एक नई डिजायर आ गई कि सर सीयूईटी भी अच्छा हो जाए, तो वो क्या हो गया? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हो गए। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। अब इन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के होने के साथ साथ हमारी जो ह्यूमन वांट्स की अर्जेंसी होती है वो भी बड़ी डिफर करती है। अब ये अर्जेंसी क्या होती है सर? अर्जेंसी का मतलब होता है प्रायोरिटी। अर्जेंसी मींस प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होता है? प्रायोरिटी का मतलब इंपॉर्टेंस। तो हमारी कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरा बोर्ड एग्जाम है, मेरे पास 100 रुपीज है, मुझे पेन खरीदना है या मोमोज खरीदने हैं, तो सर पेन इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हारे लिए मोमोज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अर्जेंसी मतलब प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस। कुछ जरूरतें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ जरूरतें कम इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो जो ज्यादा जरूरत इंपॉर्टेंट होती है उसको पहले फुलफिल करा जाता है, जो कम जरूरी इंपॉर्टेंस जरूरतें होती हैं उनको बाद में पूरा करा जाता है। यानी कि अगर आज आपको एक स्कूटी की जरूरत है तो आप पहले स्कूटी खरीदोगे, बाद में सेलफोन खरीदोगे। बट अगर आपको सेलफोन की ज्यादा जरूरत है तो आप पहले सेलफोन खरीदोगे, बाद में स्कूटी खरीदोगे। यानी कि आपकी वांट्स की अर्जेंसी अलग अलग होती है। कुछ वांट्स बहुत ज्यादा अर्जेंट होती हैं और कुछ वांट्स बहुत कम अर्जेंट होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, पूरा तो सबको करना है, लेकिन कौन सी वांट को पहले पूरा करेंगे, कौन सी वांट को हम बाद में पूरा करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी वांट्स की अर्जेंसी के ऊपर। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो रिसोर्सेज लिमिटेड थे बट वांट्स अनलिमिटेड थी, रिसोर्सेज के यूजेस ऑल्टरनेटिव थे बट वांट्स हमारी अर्जेंसी डिफर करती थी। और इन्हीं सब चक्करों की वजह से, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमें डिसीजन लेने में दिक्कतें आती हैं। और जो डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक और सेंट्रल प्रॉब्लम। यानी कि ये जो पूरी रामायण हमने पढ़ी है रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन वांट्स के बारे में, इट इज मोर और लेस कनेक्टेड विद सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उससे मैक्सिमम कैसे पढ़ सकते हो, आपके पास जो लिमिटेड पैसे हैं उनसे मैक्सिमम चीजें कैसे खरीद सकते हो। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम, विच मींस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज, जो भी टाइम, जो भी पैसा, जो भी एसेट्स हैं, उनका इस्तेमाल आप करते हो ताकि आप अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सको। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तीनों इसी के नाम है। सेंट्रल प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी है। चॉइस मतलब चुनना। अगर आपके पास रिसोर्सेज अबंडेंस में होते, मेरे पास 200 रुपए होते तो मैं रजिस्टर और मोमोज दोनों ले लेता, बट मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है तो मुझे चुनना पड़ेगा कि भाई कौन सी वांट पहले पूरी करूं, कौन सी वांट बाद में पूरी करूं, कौन सी ज्यादा पूरी करूं, कौन सी कम पूरी करूं। ये सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और मेरी वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? तो आई होप ये पावर पैक डेमो सेशन आपको समझ में आया होगा फॉर सीयूईटी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। अगले सेशन में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड विद इन 20 डेज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को विद एमसीक्यू प्रैक्टिस कवर करने वाले हैं हमारे सारे रिकॉर्डेड सेशंस में। कुछ सेशंस लाइव भी होंगे, उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा एज सून। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन सी यू।